हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +2 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉपुलर मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत के जो मुख्य जन आंदोलन हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। तो उस आंदोलन में हमने देखा, एक तो इंडिया के अंदर जो चिपको मूवमेंट है, दूसरा हमने डिस्कस किया था जो ब्लैक पैंथर्स की विचारधारा के ऊपर आधारित जो महाराष्ट्र के अंदर जो दलित पैंथर्स बना, उन दोनों आंदोलनों का उदय और उनकी गतिविधियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज हमारा जो पॉपुलर मूवमेंट का जो टॉपिक है वो है BKU, भारतीय किसान जो आंदोलन है, यानी कि जो BKU है भारतीय किसान आंदोलन, और उसकी जो गतिविधियां हैं और उसके जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो जो किसान आंदोलन है, यदि हम भारतीय इतिहास में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हम देखते हैं तो जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी, उस सामंतवादी व्यवस्था में जो अत्याचार है, उत्पीड़न है या बेगार जो प्रथा होती थी, उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से आक्रोश था किसानों के अंदर, और उसके खिलाफ वो संगठित भी हुए और अपनी आवाज़ भी उठाई। जैसे आपने देखा हो चंपारण, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के किसान संगठित हुए थे, इसी प्रकार खेड़ा गुजरात के अंदर, बारदोली 1928 के अंदर जो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इसी प्रकार हम देखते हैं तेलंगाना के अंदर जो तिभागा मूवमेंट है, नक्सलवादी जो आंदोलन है, तो उसके बारे में हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय किसान आंदोलन है, देखो कोई भी समाज या कम्युनिटी, कोई भी सरकार उसके हितों को अनदेखा करती है या वो एक प्रकार से कोई कम्युनिटी या क्लास को थोड़ा सा इग्नोर करती है, तो उस कम्युनिटी या क्लास के पास एक राइट्स होता है, वो अपने अधिकारों के लिए वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है। उसके लिए वो धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, या वो एक प्रकार से सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी की विचारधारा जो आधार है उसके आधार पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे कोई भी मतलब हम देखें जो भी किसान हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं वो कॉमन होती हैं, चाहे वो बिहार का है, केरला का है, महाराष्ट्र का है या हरियाणा का, कहीं का भी है। जैसे वो फसल का जो उत्पादन करता है उसको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, समय पर उसको खाद बीज मिलनी चाहिए, या जैसे अपनी फसल का बीमा जो है, या इसी प्रकार वो किसान कार्य करते समय मतलब कोई उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो इस प्रकार के जो आंदोलन करता है उसको स्टार्ट करता है। तो यदि हम देखते हैं अपने इस समाज के अंदर, या आज की जो पॉलिसीज हैं या आज के जो नीतियां और कार्यक्रम हैं, वो नीतियां और कार्यक्रमों का जो हमें आज जो मतलब सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं, वो सुविधाएं कहीं ना कहीं कोई संघर्ष का परिणाम अवश्य रही है, या वो जो आज हमें मिला हुआ है वो जो पॉलिसीज या जो कानून हैं उनको हमने जो प्रभावित किया है, तो उसका परिणाम है आज हमारे सामने। लेकिन अब भी वो अपनी बेहतर स्थिति के लिए और ज़्यादा जो है वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, अपनी बात को सरकार तक रख सकता है, और फिर सरकार अपना जो आउटपुट देती है उसके कुछ फैसिलिटीज देती है, या उसके कुछ नीतियाँ या कानून बना करके, पॉलिसीज बना करके उसको थोड़ा बेनिफिट देती हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं संघर्ष का परिणाम है। तो एक एक करके हम देखेंगे। जो BKU है, इसकी जो गतिविधियां है, भारतीय किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है, यदि हम इसका प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव जो नॉर्थ इंडिया है, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और जो वेस्टर्न यूपी है, इसके अंदर जो BKU है, भारतीय किसान यूनियन जो है, इसका प्रभाव
बहुत ज्यादा रहा है। उस प्रभाव में हम देखते हैं दो इसके प्रसिद्ध नेता रहे हैं, घासीराम नैन, महेंद्र सिंह टिकैत। ये जो इसके प्रसिद्ध जो नेता रहे हैं, या इनकी जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उन किसानों को संगठित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बीकेयू भारतीय किसान जो यूनियन है, इसने सबसे पहले हम देखते हैं तो 1987 के अंदर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से जो किसानी कार्य करने वाले जो किसान हैं, वो महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में वोट क्लब दिल्ली के अंदर जो है वो संगठित हुए और अपनी मांगों को उन्होंने जोरदार तरीके से सरकार के सामने रखा। तो हम ये कह सकते हैं राम नैन, महेंद्र सिंह टिकैत, इनके नेतृत्व में जो दिल्ली के अंदर वोट क्लब स्थान के ऊपर लाखों की संख्या में मतलब जो किसान संगठित हुए और उन किसानों ने अपनी बढ़ी हुई फसल वृद्धि है, जो बढ़ी हुई जो बिजली के बिलों के अंदर जो बढ़ोतरी है उसको लेकर के, खाद पानी को लेकर के, या जो अपने समर्थन मूल्य को लेकर के अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने रखी। तो फिर सरकार ने उन किसानों को कुछ अपना सुविधाएं देने के लिए मतलब अपने ऐसी नीतियां बनाई, कानून बनाए। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये तो था 1987 के अंदर। दूसरा हम देखें 1988 के अंदर मेरठ के अंदर कम से कम 20,000 किसानों ने जिला कलेक्टर का जो मुख्यालय है उसको घेर लिया। और ये जो प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन महात्मा गांधी के जो विचार है, उसका जो सत्याग्रह है, उसके ऊपर आधारित था। यानी कि ये शांतिपूर्ण था पूरा का पूरा। इसमें किसी प्रकार की कोई आगजनी, लूटपाट या जैसे रेलवे लाइनों को तोड़ना, इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां इस आंदोलन में नहीं रही। कम से कम 20 दिन तक 20,000 किसान जो है वो मेरठ जो जिला मुख्यालय है उसको घेर के रखा उन्होंने। और फिर तत्कालीन वहां की जो यूपी गवर्नमेंट है उसने भारतीय किसानों की जो डिमांड थी, जो मांग थी, अपनी नीतियों में समायोजन करके और उनको उनकी मांगों को स्वीकार किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो किसान आंदोलन है, वो किसान आंदोलन जो है वो यदि हम देखें 1990 का जो दौर था, उस दौर में वो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा अहिंसात्मक था। यानी कि उसके बाद जो हम देखते हैं, यदि हम अपने स्टेट यानी हरियाणा की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ पॉपुलर ऐसे मूवमेंट हुए हैं किसानों के, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जो 1995 के अंदर भिवानी जिले का एक कस्बा है कादमा, उसको हरियाणा के अंदर कादमा कांड के नाम से जाना जाता है। ये जो कादमा कांड था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन जो था, ये आंदोलन जो है वो अहिंसात्मक नहीं था, बल्कि इसने हिंसा का रूप धारण कर लिया। तो यहां देखो, पुलिस और भारतीय किसानों के आमने सामना हुआ, उनका झड़पें हुई और फिर जो फायरिंग वगैरह हुई, उस फायरिंग के अंदर 5 किसानों की मौत हो गई। 5 जो है किसान वो मारे गए उस पुलिस फायरिंग के दौरान। लेकिन ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होता। लेकिन यदि हम देखते हैं तो उस समय कुछ प्राकृतिक आपदा, यानी कि उस समय का जो दौर था, वो हम ये कह सकते हैं कि बाढ़ बहुत ज्यादा आई थी उस समय अपने हरियाणा के अंदर 1995 के अंदर। और ये उस बाढ़ के कारण जो है ये आंदोलन जो है वो धीमा पड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है मंडियाली, यानी कि जो इसको हम मंडियाली कांड से जानते हैं, और वो हुआ था 1997 के अंदर मंडियाली कांड। उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि किसान जो है वो उग्र हो गए थे अपनी मांगों को लेकर के, और उन्होंने जैसे रेलवे लाइन है उनको बाधित करना, या जैसे रोड जाम करना, प्रदर्शन करना, धरना देना,
या जैसे जो सरकारी कार्य है, कामकाज जो है उसमें बाधा उत्पन्न करना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन भी जो है वो उग्र हो गया था और उस मंडियाली कांड में भी 5 किसानों की जो है वो मौत हो गई थी। उसके बाद यदि हम देखें तो 2003 के अंदर जींद जिले का एक गांव है और वो जींद जिले का जो गांव है वो है कंडेला। इसको कंडेला कांड के नाम से जाना जाता है और इस कंडेला कांड में भी किसान जो है वो ज्यादा उग्र हो गए थे। तो उस समय कंडेला कांड के अंदर 9 किसानों की जो है वो मौत हो गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी मांगों को, जैसे बिजली के बढ़े हुए जो बिल हैं उनको वापस लेना, इनकी प्रमुख जो है बिजली के जो बढ़े हुए रेट हैं या जो सरकार द्वारा बिजली बिल माफी का जो है वो ऐलान किया गया था और वो अपने उस वादे से मुकर रही थी। तो यहां हम देखते हैं कि बिजली के जो बिल माफी के लिए इन किसानों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन को सरकार के द्वारा या पुलिस बल का सहारा लेकर के उस आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन यदि हम देखें तो 2005 के अंदर हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में जो प्रमुख मुद्दा था वो बिजली बिल को लेकर के था। और जब सरकार जो है कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जो 1600 करोड़ रुपए का जो बिल माफ का जो कार्य है वो उन किसानों को उन्होंने सेटिस्फाई किया, यानी क्योंकि उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसको बिजली बिल प्रमुख मुद्दा था उस समय हरियाणा के अंदर, तो 1600 करोड़ रुपए का बिजली का जो बकाया जो बिल है उसको माफ किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जितने भी मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के है, किसानों को लेकर के है, दलित पैंथर्स को लेकर के है या चिपको मूवमेंट को लेकर के है, जो आज हमें मिला है वो किसी न किसी संघर्ष का परिणाम है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जो महिला आंदोलन है। महिला जो आंदोलन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महिला आंदोलन पहला तो था हमारा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। दूसरा था हमारा जो दलित पैंथर्स है। तीसरा था हमारा किसान आंदोलन। और अब जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है महिला आंदोलन। महिला आंदोलन यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे समाज की जो संरचना है, उस सामाजिक संरचना में जो टोटल जो आबादी है हमारी, उस टोटल आबादी का जो आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा किस प्रकार अपने, इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, नारीवादी आंदोलन। यानी कि ये जो नारीवादी जो आंदोलन है, ये चाहते हैं अपने उस आंदोलन के माध्यम से कि हमें भी जो पुरुषों के जो बराबर अधिकार जो हैं वो अधिकार हमें मिले। तो इस प्रकार हम देखते हैं महिला आंदोलन यानी कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट, यदि हम इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करें तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसे आयातित है ये एक प्रकार से, क्योंकि हम अपने समाज में यानी कि जो हमारा वैदिक पीरियड है, उस वैदिक पीरियड को हम पढ़ते हैं तो उस वैदिक पीरियड में समाज में महिला और पुरुष आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। यानी कि हम उसमें देखते हैं कि जो भी समाज के अंदर कार्य किए जाते थे उसमें सबसे पहले महिलाओं का जो है प्रमुख स्थान था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा वैदिक जो पीरियड था, जिसको एक सवर्ण काल के नाम से जाना जाता है, उस वैदिक पीरियड के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है वो बराबर के अधिकार थे। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि अपने समाज के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म शास्त्र हैं, उन सभी धर्म शास्त्रों में सबसे पहले जो है महिलाओं को प्रमुख स्थान मिला है। जैसे हम देखते हैं कि अपने समाज के अंदर जो भी एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से जो पावर है
वो उसमें वो डोमिनेंट रही हैं। जैसे हम एजुकेशन के मामले में देखें तो एजुकेशन में यदि हम देखें तो वो जो पावर है वो एक महिला के रूप में, यानी कि जो सरस्वती माँ जो है उसके रूप में उसको चित्रित किया गया है। इसी प्रकार हम लक्ष्मी जो है उसको भी महिला के रूप में चित्रित किया गया है, या दुर्गा जो है वो शक्ति का जो है प्रतीक के रूप में है। तो जितनी भी समाज के अंदर जो पावर जो थी वो पावर जो है एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि वो महिलाओं के पास ही थी। जितने भी अपने धर्मशास्त्र हैं, यदि हम 9वीं शताब्दी के अंदर जाएं, अजंता अलोरा और जो इन खजुराहो की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर ही हम ये देख सकते हैं कि समाज के अंदर जो यौन संबंधों को लेकर के भी महिलाओं को कितनी आजादी थी, कितनी स्वतंत्रता थी। लेकिन भारतीय समाज के अंदर जो विदेशी आक्रांता या उनका जो एक प्रकार से इन्फ्लुएंस हुआ है, उनका जो प्रभाव हुआ है, उस बढ़ते हुए प्रभाव के अंदर और विदेशी जो आक्रांता है, यानी मध्यकालीन जो युग था हमारा, उस युग में जो विदेशी आक्रांता इस धरती पर आए और फिर उन्होंने भारतीय जो समाज था पूरा का पूरा, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो संरचना जो थी, उस संरचना को ही तहस नहस कर दिया। और फिर अपने समाज के अंदर जो है एक पर्दा प्रथा जो है वो कायम हो गई। और उस पर्दा प्रथा के अंदर क्या हुआ कि महिला की जो स्थिति जो थी, जो पोजीशन जो थी, वो घर की सिर्फ 4 दीवारी तक ही सीमित हो गई। यानी कि जैसे उनको बाहर जाने की अनुमति छीन लेना, उनसे एजुकेशन राइट्स जो था वो छीन लेना, या जो पुरुषों के बराबर जो अधिकार थे, हर प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो काल जो पीरियड जो था उस समय सभी के सभी जो हम ये देख सकते हैं कि भारतीय समाज के अंदर एक पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता की जो भूमिका जो है, या पुरुष प्रधान समाज जो है, उस पुरुष प्रधान समाज की जो है व्यवस्था जो है वो कायम हो गई अपने भारतीय इतिहास के अंदर। और वो जो वैदिक पीरियड था, उस वैदिक पीरियड में कितनी देखो उनको आजादी थी, उनके पास अपनी स्वतंत्रता जो थी और उनकी बराबरी के अधिकार थे। यानी कि वो काल विदेशी आक्रांता की वजह से उनकी जो मतलब स्थिति जो थी समाज के अंदर, जो पोजीशन थी, उनके पास जो राइट्स थे, उनकी जो स्वतंत्रता जो थी, वो स्वतंत्रता जो है वो सीमित कर दी गई एक प्रकार से। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उस पर्दा प्रथा से या एक पुरुष प्रधान समाज की जो व्यवस्था है वो कायम हो गई। उस वजह से महिलाओं की जो भूमिका है, उनके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक जो राइट्स हैं, वो अधिकार जो है वो किस प्रकार पुरुष के पास जो है वो केंद्रित हो गए। और उसके बाद जो है आजादी के बाद किस प्रकार महिलाएं जो हैं अपने आंदोलन करके और अपने अधिकारों के लिए वो आवाज उठाती हैं, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ती हैं। कभी वो संसद का घेराव करती हैं, कभी मंत्रियों से जो है संपर्क करती हैं, या अपनी किसी जो लीगल एडवाइजर है उससे भी सलाह मशवरा करके और वो मतलब एक प्रकार से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती हैं या अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, मार्च पास्ट भी करती हैं कभी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर वो कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, ऐसे कारण हैं जिनके साथ हर मतलब उनको हर प्रकार से एक प्रकार से मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, या वो मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी जो स्वतंत्रताएं हैं, उसका जो अधिकार है, वो अपने खुल करके जो है उनका प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जो महिला है उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। दोयम दर्जे का नागरिक जो है वो माना जाता है। जैसे देखो, दोयम दर्जे का नागरिक का मतलब क्या है कि जितने भी जो फैसले लिए जाते हैं अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने परिवार के अंदर, वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। यानी कि आपने देखा कि जो उसके पर्सनल जो मैटर हैं, पर्सनल मैटर, उस पर्सनल मैटर में भी वो मतलब उसकी राय जो है वो नहीं ली जाती है। जैसे उसके पर्सनल मैटर में वो किसके साथ शादी करना चाहती है या अपना वो लाइफ पार्टनर जो है उसका चुनाव करती है, उस पर्सनल मैटर में भी उसको कोई इजाजत नहीं है समाज के अंदर। यहां तक कि जो उसके अधिकार हैं, मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनको छोड़ दे, वो तो पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन उसके पर्सनल मैटर हैं,
उन पर्सनल मैटर में भी पुरुष जो है वो इंटरफेयर करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो उनके जो भेदभाव की जो शुरुआत है वो होती उनके जन्म से ही है। आपने देखा हो अपने समाज के अंदर जब लड़का पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है परिवार के अंदर, लड़की पैदा होती है तो एक प्रकार से मातम सा छा जाता है। या इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो छोटा लड़का या लड़की होती है तो उस समय भी उसके खान पान, उसकी एजुकेशन, उसको लेकर के भी वहां थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में यदि कुछ उदार पिता है, वेल एजुकेटेड फैमिली है, यदि हम उसको छोड़ दें तो बाकी परिवारों के अंदर एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसी धारणा है कि भी हायर एजुकेशन के ऊपर, लड़की के ऊपर ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को खर्च न किया जाए, लड़कों पर किया जाए, क्योंकि लड़की को तो अगले घर कमाना होता है। तो इस प्रकार यदि हम जो लिबरल्स फैमिली है यदि उनको छोड़ दे, बाकी अपने समाज के अंदर ऐसी धारणा है, यानी कि वो धारणाएं जो है उसके जन्म से ही स्टार्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे छोटा लड़का है, लड़की है, आप उनके साथ जैसे मान लो हम उसको एंटरटेनमेंट के लिए खिलौने ला करके देते हैं, तो लड़की के लिए एक डॉल, एक गुड़िया लेके लाते हैं, लड़के के लिए कार लेके आते हैं। तो इस प्रकार खिलौना जो है उसके अंदर भी यानी जन्म से आधारित। इसी प्रकार मान लो घर में एक भाई बहन है, वो भाई चाहता है कि मेरा कैरियर जो है मैं इस फील्ड में आगे आऊं, तो उसके लिए उसको पूरी आज़ादी है। उसको किसी दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर भेजना या जैसे किसी एकेडमी में उसको दाखिला देना या उसको अपने रिसोर्सेज उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना। एक लड़की भी चाहती है कि मैं भी एक IAS IPS अफसर बनूं, लेकिन उतनी परिवार के अंदर उसकी उतनी आज़ादी नहीं है। उसको भी अपने घर के अंदर अपनी जो मदर है, अपनी माता जो है, उसके काम में उसको हाथ बटाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनका पहनावा या जन्म से ही उसकी जो है शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार अपने समाज के अंदर देखो, जितनी भी आर्थिक जो गतिविधियां हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आमदनी प्राप्त होती है, तो वो काम पुरुष, यानी कि एक प्रकार से समाज के अंदर श्रम विभाजन है, कार्य का विभाजन, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कि ये कार्य पुरुष के हैं, बाहर का कार्य पुरुष करेगा और दूसरे अन्य कार्य हैं वो महिलाएं करेंगी। तो श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है, लेकिन वही कार्य जब उसे आमदनी प्राप्त होती है तो उसको पुरुष खुशी खुशी कर लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे घर के अंदर सिलाई कढ़ाई का कार्य जो है वो कौन करेगी? महिला करेगी, लेकिन उससे उसको कुछ आमदनी प्राप्त नहीं होती है। घर में साफ सफाई का कार्य है, कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती। खाना बनाना है, कोई आमदनी उससे प्राप्त नहीं होती। लेकिन उसी कार्य से यदि कोई आमदनी प्राप्त होती है तो पुरुष खुशी खुशी उस काम को कर लेते हैं। टेलरिंग का काम घर पर कौन करेगी? एक महिला करेगी, लेकिन उसी कार्य से यदि उसको आय प्राप्त होती है तो आप देख लो, बड़े जो शहर है या कस्बे वगैरह कहीं पर भी जाओ, अधिकतर जो है टेलरिंग का काम पुरुष करते हैं। इसी प्रकार खाना बनाना, घर में उससे आमदनी प्राप्त नहीं होती, हाँ उसको एक आत्मिक सुख मिलता है, लेकिन उसी कार्य से यदि उसको कोई आमदनी प्राप्त होती है तो पुरुष खुशी खुशी उस काम को कर लेते हैं। जितने भी आप देखते हो अपने किसी शहर वगैरह में, बड़े या कस्बे वगैरह में जाओ, जितने भी 3 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, होटल इस प्रकार की जो है, उस पर सभी रसोइयों का काम जो है वो पुरुष करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के अंदर महिलाओं के साथ एक प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा यदि हम कारण देखें तो वो है दहेज प्रथा। अपने समाज के अंदर एक ड्राउरी सिस्टम है, उसके अंदर कितनी भी योग्य लड़की क्यों ना हो, यदि उसकी फैमिली जो है वो किसी मिडिल क्लास से नहीं आती है या वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और वो लड़की कितनी भी योग्य क्यों ना हो, उसका पिता जो है उस गरीबी के कारण अच्छे वर्ग की तलाश नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो ड्राउरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा है, ये भी उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार से बहुत बड़ी रुकावट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है कि समाज में जो समानता का जो एक प्रकार से अधिकार है अपने संविधान के अंदर, वो दिखावा मात्र है। आप देखते हो भारतीय संविधान के अंदर एक 1/3 सीट्स जो हैं, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर रिजर्व्ड है। महिलाएं वो सरपंच भी बनती हैं, जिला परिषद के अंदर भी आती है और दूसरे कार्य। लेकिन आप देखते हो उसके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? उसका पति करता है, उसका बेटा करता है या उसका ससुर करता है।
तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो समानता है, अधिकार है, वो समानता वो एक प्रकार से दिखावा मात्र है। चौथा, यदि हम देखें तो अपने समाज के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप कहीं पर भी जाओ, देखो समाज के अंदर कई महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा जो है उसका सामना करती हैं। जैसे वो अच्छा दहेज न ले पाती है तो उस कारण जो है उसको सास, उसके ननद या उसके परिवार के सदस्य उसको टॉर्चर करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, या और इस प्रकार उसको फिजिकली या मेंटली हरासमेंट करते हैं। तो कई बार देखता हो कुछ लड़कियां जो है उसका सामना न करके और वो आत्महत्या कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, या फिर कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूशंस में बाहर पढ़ने के लिए जाती है तो हर स्थान के ऊपर उनके साथ छेड़खानी या जैसे उनके ऊपर फब्तियाँ कसना, या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी क्षेत्र है अपने, या वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करती है तो वहाँ पर भी उनको एक प्रकार से मतलब इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हर जगह हम देखते हैं कि उनके साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको लज्जित होना पड़ता है, चाहे वो मतलब अपनी योग्यता जो भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी जो पोजीशन है, एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर उनके जो पर्सनल मैटर हैं उनमें भी इंटरफेयर किया जाता है। और वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे हम इनमें वो भेदभाव का सामना करती हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसमें बराबरी का अधिकार दिया है, और जो महिला मूवमेंट है इसके बाद जो सरकार की जो एक प्रकार से उनके सरकार द्वारा किए गए ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार मिले। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।